हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल की परीक्षा और हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा आने वाली है। इन सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेशन चालू किया हूं, जो कि पहला क्लास हो चुका है हिस्ट्री का। आज से हम दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको ये जो बुक आपको दिख रही है, ठीक है, लूसेंट की बुक। ये कम से कम इसमें 10 से 15,000 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इस बुक को केवल कर लेते हैं तो जीएस का पोर्शन आपको प्रैक्टिस अलग से कहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होती। बट क्या है कि ये सबके सबके टेबल पे ये बुक्स रहती है, ये ग्रीन वाली और वो जो ब्लू वाली थ्योरी वाली, ये सबके बुक टेबल पे रहती है, मगर किसी ने इसे आज तक ढंग से पढ़ा नहीं है यार। मैं तो एकदम 100% दावा के साथ कह सकता हूँ कि 100% में से लगभग 5% ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से मेरे ख्याल से पढ़े होंगे। 95% केवल शौक के लिए लेते हैं कि हाँ मेरे पास लूसेंट होना चाहिए। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं इस सेशन को प्रैक्टिस ये चैनल पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इससे भी ज़्यादा अगर इंट्रोडक्शन इस क्लासेस के बारे में जानना है तो मैंने पहली भी जो मेरे पहली क्लास है उसमें सब मैंने कम से कम 7 मिनट तक तो केवल इंट्रोडक्शन ही दिया है। तो हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देना सही नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बताता चलूँगा। ये चीज़ इसमें इस चैनल पर मेरे ये जो आपको बुक दिख रही है, इस बुक इस पर कंप्लीट कराया जी एमसीक्यू बेस पे। और थ्योरी तो आप सबने पढ़ रखी है, बट बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मैं इस बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, आप लोग जाकर विजिट करना और प्रैक्टिस करना दोस्तों। आपने ज़िंदगी भर तो हमेशा जब से मेरे ख्याल से कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो थ्योरी के अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। बट अपने अप्रोच को एक बार चेंज करके देखिए कि हाँ, पढ़िए कम बट प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, देखिए सफलता आपकी कदम चूमेगी यार। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 20 नंबर तक किया था, आज हम 21 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, विक्रम संवत प्रारंभ होता है। जो विक्रम संवत होता है वो किस ईस्वी से प्रारंभ होता है आपको बताना है। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। और दोस्तों हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि मतलब 4 ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे होंगे, बट इसमें जो सटीक आंसर रहेगा, जो मेन आंसर रहेगा, मतलब जो आंसर इसका रहेगा, हम सीधे आंसर को ही बताते चलेंगे, ठीक है। जहाँ एक्सप्लेन करने लायक होगा वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। चारों ऑप्शन बोलने से कोई मतलब नहीं होता, चारों ऑप्शन आप अपने माइंड में रीड करिए और नोट पैड लेकर बैठिए। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपसे जो गलत होता है उस टॉपिक को नोट करिए। उस टॉपिक को नोट करने के बाद आप अपने नोट्स या बुक से जहाँ से भी रिवाइज करते होंगे उसको वहाँ से उसी टॉपिक को रिवाइज करिए, ना कि पूरा एकदम से सब्जेक्ट ही रिवाइज करने लगे। तो आप अपने थ्योरी बेसिस को छोड़ करके प्रैक्टिस के बेसिस पे रिवाइज करिए, ठीक है। तो वो चीज़ें जल्दी कमांड में आएगी, जल्दी पकड़ में आएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं दोबारा गलत नहीं होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। आप लोग पहले मेरे बताने से पहले आप लोग को सोचना, अपने माइंड में थिंक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पूर्व ईस्वी में हुआ था। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्क 2000 एसएससी 2000 2008 सीआरपीएफ 2008। आप सब देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार और किस एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछा गया होगा। तो हम लोग देखो यार, क्वेश्चन वही रहता है, सभी एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति जो होती है वो अलग हो जाती है, शब्दकोश अलग हो जाते हैं, बाकी सिलेबस तो वही है, पढ़ना वही है। तो ये सब कैसे मैच्योरिटी आएगी, ये सब प्रैक्टिस से आएगा भाई, मेन चीज़ यही है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है कि आप निकाल सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आप थ्योरी कम पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ होने वाला नहीं है भाई। हमेशा ऐसे पढ़ोगे, भूलते रहोगे और एग्जाम में क्लियरिटी नहीं आएगी, ठीक है। 23 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ये भी देखिए कितने एसएससी 1999 में पूछा गया है। तो 23 नंबर का जवाब बताइए। 23 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश 319 से लेकर के 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो बताइए इसका बताइए क्या होगा दोस्तों। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने राज्य
राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो आपको इसमें ऑप्शन दिया है ABC करके, यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नंबर का क्या होगा दोस्तों, आइए हम देखते हैं। 26 नंबर का विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, जिसे आपने देखा सही है। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, ये भी सही है। गुरु संवत सन 399 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये भी सही है। भारत मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? जस्ट लाइक सेम जो ऊपर क्वेश्चन गया उसी के आधारित पे है, उसी के आधार पे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, स्थापना की थी। 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी वंश भी कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का, आप लोग जवाब दीजिए। 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिकूटक संवत। ठीक, 29 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्या कह रहा है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो 29 नंबर का जवाब दीजिए। मेरे कहने से पहले आप लोगों को अपने माइंड में इसको थिंकिंग करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रमादित्य 6। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इसकी आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, किसमें ये एक नया संवत चलाया गया था, कब चलाया गया था दोस्तों, ये किसको यश प्राप्त है, ये है लक्ष्मण सेन को। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है? यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1931 में। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी पूर्व शक संवत रूपांतरित करने का मान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या मान होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2013 ईस्वी में इसका मान होगा। अगला कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? नेट JRF 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 135 वर्ष। 135 वर्ष क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। 34 नंबर पर चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है, एक सेकेंड, 34 नंबर कह रहा है कि पुलकेशियन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि क्या है, यदि विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? यूपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि ये इस बुक में भाई ऐसा कौन सा एग्जाम है जिस बुक से इसमें क्वेश्चन ना उठाया गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान सरकार के कैडर में विश्व संख्या 2063 में लिखा हुआ, विश्व संवत शायद 2063 में लिखा हुआ, तो शक संवत क्या होगा? तो 35 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 साके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर कह रहा है कि पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। यूपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक अवशेष के क्या है, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। ठीक, आइए आगे देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? इसका जवाब बोलो, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन 14। 39 नंबर कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित या निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। मतलब जो कार्बन डेटिंग है वो किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाश्म के आयु के मापन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब जब क्या होगा आगे, ऑप्शन ए होगा या बी या सी या डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव ने जब लिखना सीखा तभी से इतिहास आरंभ माना जाता है। ठीक है, आइए 41 नंबर पे चलते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व से इतिहास का शुरू होना माना जाता है या पाया जाता है। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है दोस्तों, ये आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखन का प्रमाण मिला है। 43 कह रहा है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर का निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि के तदनुरूप है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को चूज किया गया है, यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। 44 किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों भागों में बांट कर देखने का रिवाज चलाया। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलेरियस ने चलाया था। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए आप देख सकते हैं 2020 में नेट जेआरएफ तक ये क्वेश्चन को टैकल कर रहा है, तो आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल-बरूनी। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। तो किसने दी है दोस्तों, अल-बरूनी ने दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने आपसे डेली वादा किया है कि ये वीडियो डेली आपके अपलोड होगी और आपको डेली प्रैक्टिस करना है। एक बार मेरा विश्वास करके अपने अप्रोच को चेंज करिए, थ्योरी ना पढ़ के प्रैक्टिस को ध्यान दीजिए। देखिए आपका अगर पढ़ने का तरीका और आपका जो सिलेक्शन के करीब अगर ना पहुँचे तो फिर आप कमेंट में आकर साफ साफ लिखिए भैया आपने जो कहा था वो गलत था। ठीक है, आप जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सभी अप्रोच से अलग अपना रहे हैं, तब जाकर उनको सक्सेस मिल रही है। अब वो भेड़िए की चाल में चलेंगे, थ्योरी बेसिस पे लगा के एकदम सत्यानाश, इधर पढ़ रहे हैं इधर भूल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आप अपने अप्रोच की चेंज करिए। आप मेरी एक बार बात मान के टेस्ट या पीवाईक्यू के माध्यम से रिवाइज करिए। मेरी इस बात को गौर से सुनिए प्लीज़। आप लोग जो बहुत सारे टीचर्स होते हैं बताते हैं ये करना, यार उनको पैसे से मतलब होता है, उनको व्यूज से मतलब होता है। ठीक है, आप कभी देखेंगे कि जो छोटे क्रिएटर होते हैं जिनके पास व्यू आता है या नहीं आता उससे मतलब नहीं है, बट वो उससे जो चैनल का मालिक है मतलब ओनर जो पढ़ाता है आपको उससे मतलब नहीं है। मतलब आप तुलना करने लगते हैं कि इस पर व्यू नहीं है तो इसका चैनल सही नहीं होगा, इस पर कंटेंट अच्छा नहीं होगा। भाई क्या प्रूफ लेंगे, यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी पुलिस, भाई ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो लूसेंट बुक में टच ना किया गया, जिसमें बार बार क्वेश्चन पूछा ना गया हो। मैं आपसे एक बार कहता हूँ, आप अच्छे से इस बुक को घोंट जाइए। उसके बाद अगर आपका जीएस की प्रॉब्लम ना ख़त्म हो जाए तो भाई जो कहना मैं हार जाऊँगा। मैं आपसे यकीन दिला रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये जो क्लासेस है दोस्तों ये डेली बाय डेली अपलोड होगी। बाय द वे किसी दिन अगर मिस होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, कोई काम रहेगा तभी मिस हो सकती है, बट ये क्लासेस मिस होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं, कल फिर से मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।